हेलो दोस्तों, मैं केदार सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज से तुम्हारी टेक्निकल की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और मैं इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है भाई। तो आज अपन सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर की कि भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है भाई। समझना मेरी बात को, थोड़ी देर आप समझोगे बात को, अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो अपन ने नाम लिखा टॉपिक का ट्रांसफार्मर, ठीक है भाई। समझना मेरी बात को, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ट्रांसफार्मर कि भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। समझना मेरी बात को थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर को हिंदी भाषा में बोलते हैं परिणामित्र। क्या बोलते हैं भाई? परिणामित्र। एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है एक परिणामित्र। अपन को जनरली क्या याद रहता है भाई कि एक ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हर आदमी जानता है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जानता परिणामित्र क्या होता है। तो परिणामित्र को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसफार्मर, ठीक है भाई। तो आज अपन बेसिक जानकारी ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, ठीक है भाई। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। आप पूरी क्लास लीजिए, आपको हर एग्जाम में, चाहे लाइनमैन का हो, चाहे डीएमआरसी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको इस टॉपिक के ऊपर 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? अब मेरी बात को थोड़ा सा आप समझना कि भाई ट्रांसफार्मर क्या काम में आता है, क्या काम में नहीं आता है, ये ट्रांसफार्मर को अपन ने बनाया क्यों, ठीक है भाई। अब समझना, मैं जितने भी आपको यहाँ बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखूंगा, हर चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? थोड़ा सा समझना मेरी बात को। मैंने लिखा भाई ट्रांसफार्मर। क्या लिखा भाई? ट्रांसफार्मर। एक सिंपल सा डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, ये। आई बात समझ में? थोड़ा समझना मेरी बात को। थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही इलेक्ट्रिकल के अंदर, बेसिक जानकारी है। देखो भाई, सबसे पहले बात आती है बिजली की। किसकी बात आती है? बिजली की। अपने भारत के अंदर जो बिजली पैदा होती है वो होती है भाई साहब 11 केवी के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे पहला, भारत के अंदर स्टैंडर्ड विद्युत का उत्पादन कितने केवी पे किया जाता है? कितने केवी किया जाता है भाई? 11 केवी। 11 केवी बोल दो, चाहे बोल दो 11,000 वोल्ट, बात एक ही है। आप चाहे 11 केवी बोल दो, आप चाहे 11,000 वोल्ट बोल दो। लेकिन आपने जनरली नाम सुना होगा 33 केवी, 230 वोल्ट, 440 वोल्ट। ये कहाँ से प्राप्त हुआ अपन को? आई बात समझ में? इन सब का जरिया कौन है? अपना ट्रांसफार्मर। आई बात समझ में? मतलब सिंपल सी बात है, भारत के अंदर जो विद्युत पैदा होती है वो तो कितने पे होती है भाई साहब? 11 केवी पे। कितने पे होती है? 11 केवी पे। लेकिन इसको अपन 33 केवी में भी बना देते हैं, ठीक है भाई, 440 में भी बदल देते हैं, 230 में भी बदल देते हैं। आई बात समझ में? अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर के अंदर मेन होता क्या है। देखो, आपने सबने देखा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। आई बात समझ में? क्या होता है कि जैसे मोटर होती है, मोटर के अंदर तो भाई क्या रोटर क्या करता है? घूमता रहता है। जबकि ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में अपन से पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस। क्या है भाई? स्टैटिक डिवाइस, या अपन बोल सकते हैं एक स्थिर मशीन है। क्या है भाई? एक स्थिर मशीन। ट्रांसफार्मर एक स्थिर मशीन है। आई बात समझ में? स्थिर मशीन का मतलब क्या हुआ कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, ठीक है भाई। पहली चीज समझ में आ गई। ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस, एक स्थिर मशीन। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं है। आई बात समझ में? सिंपल सी चीज है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन तो है, लेकिन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ठीक है भाई। अपन जनरल शब्दों में बात करें तो ट्रांसफार्मर का काम होता है भाई वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। क्या काम होता है भाई? वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। अब समझना मेरी बात को। देखो कैसे, अपना ये ट्रांसफार्मर है।
ट्रांसफार्मर के अंदर मेनली 2 वाइंडिंग होती है भाई। कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग। कितनी वाइंडिंग होती है भाई? 2 वाइंडिंग। एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरी अपनी होती है जो कौन सी होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग। आई बात समझ में? अब अपन को कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग? बता सकते हैं? अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? जब तक अपन इसमें सप्लाई नहीं लगाएंगे और जब तक अपन इसमें लोड नहीं लगाएंगे अपन ये नहीं बता सकते कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग है। आई बात समझ में? अब देखो भाई, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक गलती करते हैं कि हमेशा इसको क्या बोलते हैं भाई? प्राइमरी मानते हैं। हमेशा इसको क्या मानते हैं? प्राइमरी। और इसको क्या मानते हैं? सेकेंडरी। जो क्या है भाई? बिल्कुल गलत है। समझना मेरी बात को कैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग तो हमेशा वो होती है प्राइमरी वाइंडिंग तो हमेशा वो होती है जिसको अपन सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? जैसे इन दोनों में अपन ने सप्लाई किस में दी? यहाँ पर। तो ये कौन सी वाइंडिंग बन गई भाई? अपनी प्राइमरी। और ये कौन सी बन जाएगी फिर? सेकेंडरी। अब समझना मेरी बात को, वह वाइंडिंग जिसको सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है वह कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग। और वह वाइंडिंग जिसे लोड के साथ जोड़ा जाता है वो कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी भाई? सेकेंडरी वाइंडिंग। बात समझ में आई भाई? देखो अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैंने बताया ट्रांसफार्मर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? परिणामित्र। आई बात समझ में? ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस। क्या होता है भाई? एक स्टैटिक डिवाइस। मतलब इसके अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। आई बात समझ में? फिर मैंने आपको एक ट्रांसफार्मर का बेसिक कंस्ट्रक्शन बनाई। तो इसमें अपन को पता है एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है भाई? प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? वह वाइंडिंग जिसे सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है वह कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग। और वह वाइंडिंग जिसे लोड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं भाई? सेकेंडरी वाइंडिंग। आई बात समझ में? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जिसको अपन सप्लाई के साथ जोड़ेंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग और जिसको अपन लोड के साथ जोड़ेंगे वो सेकेंडरी वाइंडिंग। आई बात समझ में भाई? अब थोड़ा सा मेरी बात को समझना कि ये मैंने सिंबल बनाया है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है एसी का सिंबल। किसका सिंबल है ये? एसी का। कुल मिला के बात ये हुई कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है भाई? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा सिंपल सा कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? किस पे करता है भाई? एसी पर। केवल एसी पर। ठीक है भाई? केवल किस पर? एसी पर। आई बात समझ में? ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? किस पर करता है भाई? एसी पर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई? अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना कि अपना जो ट्रांसफार्मर है ये क्या क्या करता है। ठीक है? थोड़ी टेक्निकल भाषा में इसकी अपन डेफिनेशन बोलेंगे। ठीक है? समझना मेरी बात को। एक बार मैं इंग्लिश में बोलूंगा फिर मैं हिंदी में बोलूंगा। देखो भाई, व्हाट इज द ट्रांसफार्मर? भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर, ठीक है भाई, ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बदलता है विदाउट, मतलब बिना आवृत्ति के बदले। आई बात समझ में? कुल मिला के ट्रांसफार्मर जो अपना होता है वो आवृत्ति के मान को नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो यहाँ पे आवृत्ति का मान है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे भी आवृत्ति का मान कितना होगा? 50 हर्ट्ज। ठीक है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ट्रांसफार्मर किसके मान को नहीं बदलता? किसके मान को नहीं बदलता भाई? आवृत्ति के मान को नहीं बदलता। आई बात समझ में? सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो भाई, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना। किसको बढ़ाना भाई? वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, दोनों तरह का काम करता है। वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से अपन क्या किसी बात करेंगे भाई। अब एग्जाम में पूछता है एक चीज और, आपको सिंपल सा क्वेश्चन देगा, ट्रांसफार्मर किसके मान को परिवर्तित नहीं करता? ठीक है भाई? क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? ट्रांसफार्मर किसके मान को परिवर्तित नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन तो मिलेगा अपन को वोल्टेज, दूसरा मिलेगा अपन को करंट और तीसरी चीज अपन को मिलेगी पावर।
ठीक है। और चौथा ऑप्शन अपन को मिलेगा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। और पांचवा ऑप्शन मिलेगा बी व सी दोनों। तो मेरा क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर किसके मान को परिवर्तित नहीं करता, ठीक है भाई। एक तो किसको नहीं करता, पावर को, और एक किसको नहीं करता, आवृत्ति। मतलब पावर और आवृत्ति के मान में कोई चेंज नहीं होता। आई बात समझ में, बेसिक सी जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब समझना मेरी बात को थोड़ा सा। मैंने आपको बताया ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपस में जुड़ी कैसे होती हैं। देखो भाई, ऐसा तो कुछ नहीं कि तार इधर से इधर जा रहा हो, नहीं जा रहा ना। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के जनरल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में फ्लक्स के माध्यम से जुड़ी होती हैं। किसके माध्यम से जुड़ी होती है भाई, फ्लक्स के माध्यम से, ठीक है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कैसे कनेक्ट होती है, फ्लक्स के माध्यम से। आई बात समझ में। अपन ट्रांसफार्मर की बेसिक जानकारी के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं, फिर डिटेल से करेंगे भाई कैसे जुड़ी होती हैं, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ होती है। तो फिलहाल आपको जो चीज़ समझनी है, ये समझना है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कैसे जुड़ी होती हैं भाई, फ्लक्स के माध्यम से। बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग का तार सेकेंडरी वाइंडिंग में ऐसे टच हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तरह के क्या है भाई, गलत, ठीक है। अधिकतर बच्चे इसको क्या कर देते हैं, विद्युतीय रूप से, जो क्या है, गलत है, ठीक है भाई। किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं, फ्लक्स के माध्यम से। आई बात समझ में। अब देखो भाई, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, मैंने आपको बताया आपस में कैसे जुड़ी होती हैं भाई, फ्लक्स के माध्यम से। आई बात समझ में। इन दोनों वाइंडिंगों के बीच, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच 180 डिग्री का फेज विस्थापन होता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज विस्थापन कितने डिग्री का होता है। तो कितने डिग्री का होता है भाई, 180 डिग्री। आई बात समझ में। मैंने दो चीज़ आपको बताई फिलहाल कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कैसे जुड़ी होती हैं भाई, फ्लक्स के माध्यम से। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज विस्थापन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। आई बात समझ में भाई, सिंपल सी चीज़ है। तीसरा क्वेश्चन जो है अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। अभी जो DMRC का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है भाई। तो इनके बीच प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। अनंत, अनंत को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं भाई, अनंत को इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं भाई, इनफाइनाइट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कितना प्रतिरोध होता है भाई, अनंत। DMRC 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। लाइनमैन में भी आप देखोगे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, अधिकतर आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आई बात समझ में। सिंपल सी चीज़ बताई है मैंने, ज़्यादा कोई कठिन चीज़ आपको नहीं बताई, ठीक है भाई। बेसिक जानकारी है। अब थोड़ा सा मेरी बात को और समझना। जो अपना ट्रांसफार्मर है ऐसे ही होता है भाई, इस वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, कोर। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसफार्मर की कोर। सिंपल सा एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है। ये वाली कोर जिसको अपन बोलते हैं बॉडी, ठीक है भाई। कोर अपनी बनी होती है सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील, ठीक है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील। बहुत सारे एग्जामों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब देखो भाई, इस सिलिकॉन स्टील में 97% तो होता है अपना लोहा। 97% क्या होता है, लोहा। और 3% होती है सिलिकॉन की मात्रा। 3% क्या होती है भाई, सिलिकॉन की मात्रा। मेरी बात को समझना, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती
है। किसकी बनी होती है भाई? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील अपने दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें 97% तो क्या होता है भाई? लोहा, और 3% सिलिकॉन की मात्रा होती है। आई बात समझ में? अब आप पूछोगे कि ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है? ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है? देखो भाई, हर मशीन के अंदर अगर अपन सिलिकॉन की मात्रा मिला रहे हैं, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो अल्टरनेटर हो, ठीक है भाई, तो उसका मतलब है लॉस को कम करना। लॉस मतलब हानि को कम करना। आई बात समझ में? ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है, तो इसको समझना मेरी बात को थोड़ा सा। देखो भाई, ट्रांसफार्मर के अंदर एक हानि होती है, हिस्टैरिसीस हानि। ठीक है भाई, कौन सी हानि होती है? इन हानियों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा समझ लेना मेरी बात को कि ट्रांसफार्मर कोर के अंदर कौन सी हानि होती है भाई? हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर में सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर की कोर में सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है? हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। आई बात समझ में भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत? अब देखना थोड़ा सा मेरी बात को आगे। ये अपनी हो गई ट्रांसफार्मर की कोर। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की कोर ऐसे पत्तियों के रूप में होती है। कैसे होती है भाई? पत्तियों के रूप में, ऐसे पत्ती होती हैं। इन जो पत्ती होते हैं इनकी मोटाई, पत्तियों की मोटाई 0.3 से 0.5 mm रखी जाती है। कितनी रखी जाती है भाई? 0.3 से 0.5 mm। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर की जो कोर, ठीक है भाई, ट्रांसफार्मर की अपनी जो कोर होती है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। इसमें 97% लोहा, 3% सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं? हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कोर होती है वो पत्तियों के रूप में होती हैं। इन पत्तियों की जो मोटाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 0.3 से 0.5 mm। आई बात समझ में भाई? सिंपल सी चीज़ है। इन पत्तियों को अपन क्या करते हैं भाई? लेमिनेटेड करते हैं। क्या करते हैं? लेमिनेटेड। लेमिनेटेड क्यों करते हैं भाई? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर कि ट्रांसफार्मर की कोर को, किसको भाई? ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भाई? ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है भाई? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है भाई, एडी करंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? भंवर धारा हानि। ठीक है भाई, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, ठीक है भाई, क्या करते हैं अपन? ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, अपन ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है भाई, देखो भाई, सबसे पहले अपन ने बात करी भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? परिणामित्र। आ गई बात समझ में? परिणामित्र होता है, परिणामित्र बोल दो, चाहे ट्रांसफार्मर बोल दो, कि भाई अपन को ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है भाई, क्यों पड़ी? क्योंकि अपन को वोल्टेज बढ़ाना है और घटाना है। अपनी आवश्यकता के अनुसार अपन को जहाँ बढ़ाना है वहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जहाँ घटाना है वहाँ पे घटाएंगे। किसके माध्यम से? ट्रांसफार्मर के माध्यम से। मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जो स्टैंडर्ड विद्युत का उत्पादन होता है वो कितने पे होता है भाई? 11 kV पे होता है। ठीक है, तो 11 kV से 33 kV में बदलने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ट्रांसफार्मर का। 11 kV से 230 वोल्टेज में बदलने के लिए किसका करेंगे? ट्रांसफार्मर का। आई बात समझ में? अब देखो फिर इसके बाद मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस, मतलब स्थिर यंत्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है? स्थिर मशीन, घूर्णनीय मशीन, या दोनों? कैसी है भाई? स्थिर मशीन। आई बात समझ में? दूसरी बात मेरी समझना थोड़ा सा और, ट्रांसफार्मर एक स्थिर मशीन है, इसके अंदर घूमने वाला भाग नहीं है। अगर घूमने वाला भाग नहीं है ट्रांसफार्मर के अंदर तो ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि नहीं होगी भाई? घर्षण हानि। ठीक है भाई, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी हानि नहीं होती? कौन सी हानि नहीं होती?
घर्षण हानि। भाई जिस मशीन के अंदर कोई घूमने वाला भाग ही नहीं है तो उसमें घर्षण कैसे होगा, नहीं होगा ना, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है भाई, अगर घर्षण हानि नहीं होती तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है भाई, अधिक होती है। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, 95% से 97%। ये आपको थोड़ा अलग भी मिल जाएगा, कहीं 92 में मिल जाएगा, कहीं 98 में मिल जाएगा, ये कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, कितनी होती है भाई, 95 से 97%। ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर घर्षण हानि नहीं होती, या अपन कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, अब इसमें थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन और पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि ट्रांसफार्मर की मानक, हिंदी में आता है ऐसे ही कि मानक दक्षता कितनी होती है, तो मानक दक्षता होती है भाई साहब 98%। कितने परसेंट होती है, 98%। आई बात समझ में, सिंपल सी चीज़ है। फिर इसके बाद अपन ने बात करी थी ट्रांसफार्मर में कि अपने जो ट्रांसफार्मर है इसमें मेनली दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग मैंने बताई थी, वह वाइंडिंग जिसे सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, वह कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग। वह वाइंडिंग जिसे लोड के साथ जोड़ा जाता है, वह कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, फिर उसके बाद मैंने बताया कि सप्लाई से जोड़ते हैं, तो सप्लाई कौन सी देते हैं ट्रांसफार्मर को, एसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर को जोड़ा जाता है केवल एसी सप्लाई से, डीसी से, दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, केवल एसी सप्लाई। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता। आई बात समझ में। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है भाई, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। ठीक है भाई, किसके मान को नहीं बदलता, पावर और आवृत्ति के मान को यह नहीं बदलता। आई बात समझ में, मतलब यहाँ पे 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो यहाँ भी कितनी रहेगी, 50 हर्ट्ज, लेकिन वोल्टेज मान लो यहाँ पे 11 kV है। ठीक है भाई, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 230। वोल्टेज क्या हो गई, कम हो गई। तो वोल्टेज को मान को तो ये बढ़ाता और घटाता है, लेकिन आवृत्ति का मान इसमें कोई चेंज नहीं होता। आई बात समझ में भाई, कोई दिक्कत। अब देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर की जो अपनी प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है भाई, इन दोनों के बीच फेज विस्थापन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है भाई, इसके बाद मैंने बताया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में फ्लक्स के माध्यम से जुड़ी होती हैं। ठीक है भाई, तीसरी चीज मैंने बताई, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के बीच प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है भाई, अनंत। ठीक है भाई, अनंत प्रतिरोध होता है। ठीक है भाई, ये बेसिक जानकारी आज अपन ने किसके बारे में पढ़ी भाई, ट्रांसफार्मर के बारे में। फिर मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर की जो अपनी कोर होती है ये किसकी बनी होती है भाई, सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील में 97% लोहा होता है, 3% सिलिकॉन की मात्रा होती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। अब भाई ये हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है, जब अपन ट्रांसफार्मर लॉस पढ़ेंगे आगे तब इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आई बात समझ में। फिर मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है ये पत्तियों के रूप में होती है भाई, किसके रूप में होती है, पत्तियों के रूप में। इन पत्तियों की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है भाई, 0.3 से 0.5 mm। ठीक है भाई, पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, 0.3 से 0.5 mm। ठीक है भाई, अब देखो इन पत्तियों को हमेशा क्या किया जाता है भाई, लेमिनेटेड। क्या किया जाता है, लेमिनेटेड। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर मैंने क्या बताया भाई, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए या एडी करंट लॉस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड करते हैं। आई बात समझ में, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।